14 साल में लोग 3-3 बार मास्टरबेट कर रहे हैं एक दिन में। मास्टरबेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट से देखें कि तुम कितनी बार कर सकते हो कि मैं कितनी बार कर सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन इज हेल्दी, बहुत लोग बोलते हैं अनहेल्दी। मास्टरबेशन एक्सेस में हमेशा गलत है। पर कोई एक्सेस कितना? हफ्ते का 2 बार इज नाइस, फाइन। अगर आप रोज एक दिन में हर दिन कर रहे हो, एक दिन में 2-2 3-3 बार कर रहे हो, इट्स नॉट नाइस। स्टॉप दैट राइट अवे। बच्चे जो हैं किस एज में मास्टरबेट करना शुरू करते हैं? 12 साल 13 साल से बच्चे मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स के साथ भी एक बैरियर रहता है, तो ऐसे में कहाँ जाएं? टीचर्स के पास जाना सही है नहीं है? कई टीचर्स तो कई बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी ढंग से स्किप नहीं कर पढ़ाते देते हाँ। हैं। यस, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने हुए हैं, मेल पीनस एंड फीमेल वजाइना, एंड देयर इट इज स्किप्ड। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी मास्टरबेशन से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। जैसे बचपन में जो आधा घंटे तक इरेक्शंस रहते थे, वो अब 30 साल पे नहीं रह रहे। सर आते हैं और 10 सेकंड रुकते हैं, आई गेट डाउन। जो एड्स होते हैं कि पतलापन ठीक करें, टेढ़ापन ठीक करें, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। कोई मोटा और पतला कोई भी दवाई नहीं कर सकती। पर आप ये कह रहे हो कि फिर तावीज़ से टेढ़ापन ठीक नहीं होता। हाँ, मणियों से ज़रूर होता है। मैंने देखा है, मेरा एक पेशेंट मणि लगवा के आ गया था पीनस पे। क्या He बात कर had रहे हो? this मणि inside his skin. मास्टरबेशन करते हो तो टेढ़ापन होता, वरना नहीं होता। ये भी एक मार्केट में बात चल रही है। मास्टरबेशन 3 बार दिन में कर चुके हैं, 5 बार दिन में कर चुके हैं, 2 बार रोज कर रहे हैं। वेन्स जो ऊपर होती हैं वो हाथ के प्रेशर से दबने की वजह से कभी कभी डिसफंक्शनल हो जाती हैं। क्या मास्टरबेशन आपका स्ट्रेस रिलीफ देता है? ये बहुत होता था। कल एग्जाम है, कल इंटरव्यू है, बुखार है, लोग पता नहीं, लोग हर कारण चीज ढूंढ में, रहे हैं। हर चीज में मास्टरबेशन को एक रामबाण बना लिया है। एक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है आपके दिमाग में। आपको प्लेजर का फील होता है, इन टर्न आपको लगता है कि स्ट्रेस भी चला गया। क्या सीनियर सिटीजन्स में भी ये दिखाई देती है? पीक सेक्स लाइफ जो होती है ना, वो 40 to 50 के बीच में होती है। लड़कों का अगर पता चल जाता है कि ये मास्टरबेट करते हैं, इट इज फाइन है, ठीक है, लड़के हैं करते हैं। लेकिन जब फीमेल मास्टरबेशन के बारे में कोई भी बात आ जाती है तो फिर लगता है कि नहीं, शादी करा दो इसकी। फीमेल्स अपनी सेक्सुअलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए मास्टरबेट करती हैं, तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए सर। पता होगा कि जी स्पॉट किधर है, पता होगा क्लिटोरिस किधर है, पता होगा राइट वे क्या है। इट्स नॉट दैट कि ये दिस इज नॉट द राइट वे। भारत में 13 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 100 में से 83 अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। दिल्ली की हवा बात करूं तो इतनी जहरीली है कि ये गैस चैम्बर बन गई है। ये सारा डेटा मुझे गूगल से मिला है। पर एक ऐसा टॉपिक है जिसके डेटा के लिए मैं गूगल पर रिलाई नहीं कर सकता, और आज बॉयज पॉडकास्ट में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, सेक्स। एब्सोल्युटली। और आपका अटेंशन हमने ले ही लिया है सेक्स बोल के, तो इसीलिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं और जो हमारे गेस्ट लेकर आए हैं, आपको मज़ा बहुत आने वाला है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि गूगल पे जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बिल्कुल। तो बॉयज पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संकल्प जैन, फेमस so much. सेक्सोलॉजिस्ट। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है जी, वो अभिषेक का फेवरेट टॉपिक है, मास्टरबेशन। नहीं, आई थिंक सारे यंग लड़के जो हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं। जो थोड़े बूढ़े हो गए हैं वो शायद इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। यही बात है जहां से हम शुरू करना चाहते हैं कि ये जो मास्टरबेशन है, ये वैसे तो अपने आप में एक बड़ा टैबू टॉपिक है, लेकिन फिर भी यूथ में काफी मजाक का विषय भी है। एब्सोल्युटली। ये अगर मैं शुरुआत करूं इस टॉपिक की, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये सही है, गलत है, किस दायरे में आता है? सो मास्टरबेशन सही है या गलत है, इसके पहले हम लोग एक बात करेंगे कि ये है क्या। बेसिकली ये फेवरेट टॉपिक किसी का नहीं है, ये एक डायरेक्शन लेस टॉपिक है। लोग दिग्भ्रमित हैं इस चीज़ के लिए, लोगों के पास में एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है। लोग इस चीज़ को रेलेवेंसी के लिए या रेफरेंस पॉइंट के लिए कोई किताब नहीं खोल सकते, किसी की हेल्प सीख नहीं कर सकते। आप अगर फ्रेंड्स की हेल्प सीख करते हो, ही मे और मे नॉट बी राइट। आप अपने पेरेंट्स से यू कांट गो अप टू देम और उनसे कुछ आप बात नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक बैरियर है, और होना भी चाहिए। उतनी हम लोग रिस्पेक्ट आपस में रखते हैं। अपने सिबलिंग से नहीं बात कर सकते। हाँ, कुछ सिबलिंग्स आर ब्लेस्ड कि वो हर चीज़ को अपने डिस्कस करते हैं। सो मोर ऑफ अ फेवरेट टॉपिक, इट शुड बी अ मोर knowledgeable topic, because it's all about celebrating yourself. मास्टरबेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कॉम्पिटेटिव
एस्पेक्ट से देखें कि तुम कितनी बार कर सकते हो कि मैं कितनी बार कर सकता हूँ, लेकिन बन क्या गया है। हम लोग स्कूल में बात करते थे, मी बीइंग फ्रॉम अ सेक्सोलॉजी बैकग्राउंड सिंस 98 years नाउ, मेरा आउटलुक अलग था, बट जो लोग थे उनका आउटलुक डिफरेंट था। वो नंबर्स के साथ में खेल रहे थे। स्कूल में जब थे तो मैंने इतनी बार किया, मैंने उतनी बार किया, सो दिस विल मेक इट बिग, दिस विल मेक इट स्मॉल, दिस विल डू योर टाइमिंग गो, फैसिनेशन वाली दुनिया और जो पॉर्न वाली दुनिया है, ये सब रेलेवेंस पॉइंट आदमी को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी मैस्कुलिनिटी की तरफ, कहीं ना कहीं उसकी मर्दानगी की तरफ एक डिटेरियोरेशन वाला एंड पे जा रहे हैं। एक ये नीचे की एक ग्राफ होता है ना, वो नीचे का ग्राफ जा रहा है। इट शुड बी टेकन केयर, एंड उसके साथ में उसके एस्पेक्ट्स देखते हुए सही और गलत का डिसीजन खुद इंसान को अपने आप लेना पड़ेगा। जब वो 14 साल 12 साल का है उस समय से लेना पड़ेगा। बट डॉक्टर, ऐसे में जैसे कहा आपने कि पेरेंट्स के साथ भी एक बैरियर रहता है, और जो साथ में दोस्त हैं या सिबलिंग्स हैं उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जी। और गूगल पे भी जाओ तो Right. सर्दी जुकाम भी ढूंढोगे तो कैंसर मिलेगा, मतलब उस पर तो Right. बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहाँ जाएं, जो अडोलसेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिनको अभी अभी पता चला है, या जो मजाक का इसे एक विषय बना लेते हैं, तो वो किसके पास जाएं इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए? क्या टीचर्स ऐसे में कई बार वो भी बैरियर एक क्रिएट कर देते हैं, टीचर्स के पास जाना सही है या नहीं है, या डॉक्टर्स ही इतने मतलब एक्सेसिबल हैं कि उनके पास जाया जा सकता है? आपने टीचर्स की बात करी, टीचर्स तो कई बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी ढंग से स्किप नहीं कर पढ़ाते देते हैं। हाँ। हैं। यस, दिस हैज हैपेंड विथ मी इन माय कॉलेज एज वेल। जब मैं स्कूल में थे तब स्किप हो गया था वो चैप्टर, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने हुए हैं, मेल पीनस एंड फीमेल वजाइना, एंड देयर इट इज स्किप्ड। टीचर भी बोलेगी और जवाब नहीं देगी। और कई बार लड़के और लड़कियों को भी अलग अलग करके अलग वो अलग करते हैं कि करके, नहीं, वरना yes. मजाक हो जाएगा। तो ये अभी आपने जो पॉइंट उठाया ना टीचर्स वाला, हम बेस पे ही जाते हैं, रूट पे जाते हैं। रूट से ही हमारी सारी चीज़ें ना वो ब्रिटिश वाला आ गया है सारा का सारा। लेकिन हमारे रूट कॉज अगर हमारा देखें तो ये बहुत ही खोखला, हमारा बेस ही खोखला है। सेक्सुअल हेल्थ के मामले में इंडियंस में बेस खोखला हो चुका है। ये हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती है। हम अपने अगर एजुकेशन सिस्टम में जाएं, हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ लाइक मेड इट्स यूनिवर्सिटी, मेड इट्स थिंग्स, एंड हाउ जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसके रिमेन्स ही नहीं बचे हैं, वहाँ की किताबें नहीं बची हैं, वो वहाँ से शुरू हो गया था। वहाँ तक हम सही चल रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो एक बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस हुआ, वहाँ से ही चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, अगर हम शिव को ही जान लें, तो ही आप अपनी सेक्सुअलिटी को जान जाओगे। आप डिसाइड कर लोगे कि आपको मास्टरबेशन करना है नहीं करना है, आपको सेक्स करना है नहीं करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, यू विल नो एवरीथिंग। हम महावीर को अगर देख लें, हम बुद्ध को अगर देख लें, हम अपने अगर रूट पुराण साइड अगर चले जाएं ना, तो ही हमें पता लग जाएगा, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। सो राइट और रॉन्ग के पहले, इंफॉर्मेशन गैदर करने के पहले, इट इज अ चॉइस कि आप उस तरफ जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते। बहुत लोग नहीं जाते हैं, बहुत लोग। अब मैं अगर इसमें मैं अपनी हिस्ट्री के साथ में अपनी जो एक्सपीरियंस है अगर उसकी बात करूँ ना, तो 14 साल में लोग 3-3 बार मास्टरबेट कर रहे हैं एक दिन में। बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। इट्स नथिंग अननेचुरल जो कि मैं बात कर रहा हूँ। लोग 24 साल के आते आते हुए 2-2 बार मास्टरबेट करते हैं। लोग 30 साल पे आके एक ही बार कर देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो उनको एक डेफिसिट दिख रहा है, वो अपने आप में फील कर पा रहे हैं। अब 30 साल पे आके तो आपकी मैस्कुलिनिटी कहाँ गई? आपका तो प्लेजर पॉइंट वही बन चुका है। अब आप अगर इंटरकोर्स वाले पार्ट में आओगे, पेनिट्रेटिव सेक्स वाले पार्ट में आओगे, यू विल इजेक्ट अर्ली, और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस लो होना शुरू होता है। जो पुरुषार्थ का असली समय था, उस समय तो कर लिया मास्टरबेट, और जो हार्मोन था सब बाहर निकाल दिया। अब 30 साल पे आके हम एक ग्राउंड जीरो पे बैठे हुए हैं। अब क्या करूं? शादी भी खतरे में है, मेरी जवानी भी खतरे में है, और मोर ओवर आपका एक मेंटल स्टेटस डाउन होता जाता है, बिकॉज इट्स अ साइकोसेक्सुअल विभाग। साइकोलॉजिकल 50% है, सेक्सुअल, पैथोलॉजिकल, फिजिकल 50% है। बिकॉज माइंड लाइक आपको डायरेक्ट करता है टू गेट like that orgasm wala thing, those arousals. Ultimately your eyes see, your mind responds, and then only your body will
act on it. तो अगर मैं शुरुआत से बात करूं, यंग पेरेंट्स भी कई ये वीडियो Right. देखेंगे, बच्चे जो हैं किस एज में मास्टरबेट करना शुरू करते हैं? वो जो हार्मोन्स हैं वो कौन सी एज में, किस टाइम पर ज़्यादा नज़र रखनी है पेरेंट्स को कि बच्चा किस तरफ जा रहा है? देखिए, एज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर दिस, ये चीज़ लेकिन घटती जा रही है जैसे जैसे हम ओवर्टली जो इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हमारे दिमाग पे हो रहा है ना, एक इंस्टाग्राम आप खोल लो और आधे घंटे में इन्फॉर्मेशन पूरा आपका बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा, जो ज़रूरी है, जो नहीं ज़रूरी है, कुछ भी कचरा भी आपके दिमाग में भर जाएगा। कोई On the filter नहीं है उसमें। कोई फिल्टर नहीं है उसमें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम पास्ट उसमें जाते तो उस समय इंफॉर्मेशन का इतना एक्सेस नहीं था। यू विल हैव टू बाय दो सिफी सीडीज टू एक्सेस इंटरनेट, उतने ही एमबीज मिलते थे, तो वो एक बहुत लंबा चीज़ था, और उसमें भी हम लोग वही प्रोजेक्ट्स देख लेते थे और साथ में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी देख लेते थे, और ये सब ने किया होगा। तो मोर ओवर इसके लिए रूट पे अगर जाएंगे तो अभी 12 साल 13 साल से बच्चे मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मोर ओवर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि सर इसकी हेल्थ जा रही है धीरे धीरे। तो बच्चे की जब काउंसलिंग होती है, ही इज़ बहुत ज़्यादा नहीं, 10 साल का था, और 10 साल से वो मास्टरबेट रोज़ दिन में 5-5 बार कर रहा था। सो हाउ इज़ इट हैपनिंग? प्यूबर्टी तो हिट कर ही रही है ऑब्वियसली। गर्ल्स भी जो 13-14 साल पे प्यूबर्टी हिट करती थी, आज 12 साल पे प्यूबर्टी हिट कर रही है। दे आर गेटिंग देयर पीरियड्स, दे आर गेटिंग देयर मेंसेस, सो थिंग्स आर थोड़ा एज कम होता जा रहा है। तो बच्चे बहुत अर्ली एजेस पे डायरेक्शन लेस होते हैं, और डायरेक्शन लेस के साथ में व्हेन दे फील समथिंग इज देयर जो कि उनको एक प्लेजर वाली फीलिंग दे रहा है, वो अपनी आदत बना लेते हैं। देन दे डिस्कस, और फिर वो एक जो मिथ और मिसकम्युनिकेशन और मिसलीड करने वाली जो एक विशियस सर्कल शुरू होता है, वो हमारी जनरेशन को ही खोखला कर रहा है ऑल टुगेदर। अच्छा, ऐसे में पेरेंट्स अगर डिस्कवर करते हैं कि उनका बच्चा इस राह पे निकल चुका है जी, या, तो ऐसे में वो डील कैसे करें? क्योंकि मैंने जो बचपन में देखा है या जो आसपास दोस्तों को देखा है, अगर किसी के घर पे गलती से ऐसा कुछ पता लग गया कि वो मे बी पॉर्न देख रहा है या उसने मास्टरबेशन शुरू कर दिया है, उसको डंडे ही पड़ते थे उसके बाद कि डेफिनेटली। ये क्या क्या कर रहे हो तुम। बट क्या इसका कोई और तरीका है समझाने का या बताने का कि नहीं कोई बात नहीं, ताकि वो ऐसा ना हो कि एक रिबेलियन की तरह उसको देखने लगे और सोचे कि नहीं यार अब तो मैं करूंगा। और क्या इसमें ये भी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि अगर वो इसको नॉर्मलाइज करें तो बच्चा उस एज में उसको उसके कई और मायने निकाल सकता है कि यार सब कुछ नॉर्मली है? पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। मैं मेरी बड़ी बहन है, उनकी बेटी है, वो भी अपने से बच्ची से बात नहीं कर पाती है। वो भी अगर कोई सवाल पूछती है, वो जवाब नहीं दे पाती है। दे डायरेक्ट टुवर्ड्स मी और माय फादर, बिकॉज वी आर देयर, मतलब हम काम ही वही है हमारा, Professionals. ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं उस चीज़ के। तो ऑल टुगेदर हम जितना आसानी से वो स्लिप इन कर जाते हैं, हम क्या क्या बात कर सकते हैं, किससे क्या कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं, और वो एम्बेरस भी नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पेरेंट्स की बात करें ना, तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए पुराने समय में एक वो वाला एक पैटर्न चलता था, हर घर में चलता था, कि एक एक्सरसाइजिंग वाला सुबह का टाइम होता था, जब एक दूसरे के आप बॉडी मसाजेस करते थे, या फिर अगर बाप बेटे अगर साथ में हैं, या मम्मी या बेटी साथ में हैं, एक्सरसाइज करते थे साथ में, आपकी पूरी सारी चीज़ों को देखते थे कि इफ़ सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं हैं, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक पार्ट होता था जब बच्चे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, व्हेन यू आर टुगेदर अलोन एक्सरसाइजिंग, लाइक सेलिब्रेटिंग योर बॉडी। तो ये सारे टाइम पे बहुत चीज़ें आप निकाल के बता सकते हो, या फिर अगर आप देखते हो कि वो सामने बच्चा पेन फील कर रहा है वहाँ पे, यू कैन आस्क। सो ये वहाँ से ये एक चेन सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको वो कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ईजी रखना पड़ेगा। आइदर ऑफ द माँ बाप, आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर सपोज टू, एक उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हर लेवल पे जाके बात करे। एक स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन एक को ऐसा होना पड़ेगा, वरना हम बहुत हद तक जितना भी ये बचपन में ट्रॉमास सहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सहे हैं, और वो आज तक उनके माँ बाप को पता नहीं है, लेकिन उनकी पूरी लाइफ उस चीज़ से एक नॉक करती रहती है कभी भी। बहुत लोग एसेक्सुअल हो गए हैं इस चीज़ की वजह से, कि दैट वाज अ फीलिंग ऑफ पेन बचपन में, मैं उस चीज़ को अब नहीं जाना चाहती या चाहता। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हमारे पास में। शुरुआत बचपन से ही होगी। बच्चों को इरेक्शंस तो 1.5 साल 2 साल के बच्चों को भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इरेक्शंस होते हैं व्हेन दे वांट टू पी, सो दे आल्सो फील दैट
दे आर ऑल्सो छुपाओफाइंग, और ये छुपाते हैं अपनी कि भाई ऐसा ही चल रहा है। तो उस समय से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान है और बहुत ईजी है कि किसी की भी, अगर आप हाथ में दर्द हो रहा है ना बच्चे को, आप अगर उसको पैल्पेट करके फील कर रहे हो ना कि बेटा यहाँ हो रहा है, बेटा वहाँ हो रहा है, तो आप उस प्राइवेट पार्ट को भी पैल्पेट कर सकते हो, बच्चे को इजी बना सकते हो। और अगर बचपन से इजी रहेगा बच्चा, आगे आपको पैल्पेट करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो बताना जरूर शुरू कर देगा, मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ। या मम्मी यहाँ कट हो गया है, या मम्मी यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, या पापा यहाँ ये हो रहा है। सो ये छोटी छोटे चेंजेस, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अल्टीमेटली इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं इन सब चीज़ों में। और एक 20 साल के लड़के के भी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। ये मैं कोई बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सामने नहीं आएगा, वो फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हु वुड वांट टू लाइक पुट द अंडरवेयर डाउन बिफोर एनीवन। बिल्कुल। तो ये एक चैलेंज है, बचपन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे था, हमारे दादाजी बोलते थे लंगोट के बेटा पक्के रहना। मेरे को बचपन में समझ ही नहीं आता था, 8 साल का मैं, क्या होता है लंगोट और क्या होता है पक्के रहना। तो वो चीज़ बाद में धीरे धीरे खुद रियलाइज हुई। व्हेन योर पेरेंट्स से समथिंग यू टेंड टू इग्नोर, और बाद में वो चीज़ आपको समझ में आती है, यार उस समय कहा था कुछ सही था, कि भाई बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या मल्टीपल पार्टनर्स मेक्स योर ब्रेन समवेयर गो कंपैरेटिव, उस पे ले जाते हैं एस्पेक्ट्स पे। तो शुरू करना पड़ेगा बचपन से। और अभी जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी से शुरू करो, बात करना शुरू करो। ओपननेस इतना भी नहीं, ठीक है, एक दायरे में रह के हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और आसान भी है हमारे लिए। तो चलिए अब थोड़ा सा मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे। हमारे भी हैं कुछ सवाल, हमारे दोस्तों के कुछ सवाल हैं। हम ऐसे, हाँ एग्जैक्टली, हम अपने सवाल ऐसे छुपा देते हैं। हाँ, दोस्तों के सवाल हैं। और जो लोग इस टॉपिक को, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल भी लिख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब के साथ ये सीरीज लगातार आगे भी जारी रखेंगे, और जो भी आपके सवाल हैं वो डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, सो दैट आपको एक सही जवाब मिल सके, एक एजुकेटेड जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं मिथ्स का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मिथ जी, ये जो एड्स होते हैं कि पतलापन ठीक करें, टेढ़ापन ठीक करें, और ये बचपन की गलती, मर्दाना ताकत, कहाँ घूम रहे हो ये सारे एड्स देखने के लिए? यार ये एड्स देखने के लिए घूमना नहीं पड़ता। अच्छा। ये एड्स आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, आपके मुंह के सामने दिखाई देते हैं। ठीक सो ये जो एड्स हैं, जी, एक सवाल ये कि क्या आदमी की इनसिक्योरिटीज पर खेलते हैं। दूसरा सवाल ये कि ये जो टेढ़ापन और ये जो अलग अलग तरीके की जो बातें हैं, क्या ये मास्टरबेशन से कॉज होता है? सबसे पहले तो इनसिक्योरिटीज़ के साथ ही पूरी ये इंडस्ट्री इस समय खेल रही है। और जहाँ पे आदमी की इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसको लाल पीली गोलियां देना, और उसको कोई भी ऐसी चीज़ दे देना कि ये लगा लो, पट्टी कर देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और जैसा कि आपने बोला कि ट्रेन में भी चल रहे हो तो उसके ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है गुप्त रोगी मिले, हाँ। बाबा खा बंगाली एंड ऑल दैट, मतलब व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। बट हम उस एरा के टाइम्स, उस एरा से हम लोग चल रहे हैं। आज 98 ईयर्स अगर हमने अपनी लेगेसी के कंप्लीट किए हैं, सो फ्रॉम माय फोर फादर्स टू माय ग्रैंडफादर टू माय फादर टू मी बीइंग द फोर्थ जनरेशन, हमने उस चीज़ को देखा है, और उस चीज़ के लिए ऊपर फ़ायदा उठाते हुए लोगों को देखा है, जो साइड में तंबू लगा के लोग बैठे हुए हैं। सो वो आपकी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यू आर जस्ट लाइक एन ATM फॉर दीज गाइज। सो इन सब चीज़ों में ना पड़ें। कोई मोटा और पतला कोई भी दवाई नहीं कर सकती। सब लोग वाइग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दवाओं में, ओवर डोजेस दे रहे हैं। बहुत बार लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है इसके बाद में। कोई भी सर्टिफिकेशंस नहीं है इनके पास, कोई मेडिसिन्स GMP सर्टिफाइड नहीं होंगी इनकी, कि ड्रग लाइसेंस के साथ होंगी या कुछ भी, कुछ नहीं है इनके साथ। सो इससे हमें बचना पड़ेगा, इस मार्केटिंग गिमिक से बचना पड़ेगा। अब उस चीज़ की मोर फैसिनेटिंग मार्केटिंग गिमिक आई है कि शिलाजीत खा लो तो बॉडी बन जाएगी, शिलाजीत खा लो तो सेक्स, यू विल बी अ बीस्ट, अश्वगंधा खा लो तो ये हो जाएगा। इट्स नॉट द part of a marketing or a sales guy to send Shilajit to you. It's the part of a doctor. वो आपका हाइट, वेट, आपका एप्टीट्यूड, आपका मेंटल आजकल स्टेटस, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट भी कर रहे हैं ना, Promote एकदम कर शिलाजीत रहे हैं। और ये और वो सब इट्स ऑल फॉर द प्रॉफिट और आर द अफिलिएट पर कुछ होता है इस चीज़ उससे? में। चीजें। अरे भैया, ऑब्वियसली प्लेसिबो इफेक्ट जरूर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होता है कि आप कुछ खा रहे हो, काला काला रोज घोल के खा रहे हो रिलीजियसली, इतना तो आप 108 माला की जाप कर लो तो आप उससे ज्यादा ऊपर पहुंच जाओगे। तो इट्स अबाउट
द ट्रस्ट, इट्स अबाउट फीडिंग योर इनसिक्योरिटी। उस शिलाजीत की डिब्बी ने आपकी इनसिक्योरिटी को फीड किया है, इन टर्न आपका ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग वेल। सो ये सब वही चल रहा है। और प्रोबेबिलिटी रेशियो पे चलता है, 10 लोगों को दिया, 4 लोग अगर अच्छे हो गए, रिव्यूज आ गए, उसके बाद में 6 लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन यही बताया गया है कि कोई नुकसान नहीं है, खा लो तो कोई परेशानी नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो आपको पता रखना पड़ेगा, और कहाँ से आ रहा है, कोई सोर्स, कोई डॉक्टर है, कोई वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उससे आ रहा है, या फिर ये क्वैक्स जो मार्केट में हैं उनसे आ रहा है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर। साथ साथ हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, और तभी हम अपने लाइफ को, अपने एक उसको जो एक मीनिंगलेस लाइफ लोगों की हो चुकी है ना, उसको मीनिंगफुल एंड पे लेकर जा सकते हैं। पर आप ये कह रहे हो कि फिर तावीज़ से टेढ़ापन ठीक नहीं होता? हाँ, मणियों से ज़रूर होता है। मैंने देखा है, मेरा एक पेशेंट मणि लगवा के आ गया था पीनस पे। क्या He बात कर had रहे हो? this मणि inside his skin. सो हरियाणा का पेशेंट था, और मतलब मेरे लिए बहुत एस्टॉनिशिंग था। मेरा पहला केस था, ये 6 साल पहले की बात है। रिसेंटली मैंने, उस समय 4 ही साल हुए थे मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। आई केम बैक टू माई फादर, आई सॉ हिम, ऑल द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, ऑल द अल्ट्रासाउंड्स, एवरीथिंग। मैंने कहा पापा देयर इज अ मणि इनसाइड इट। मैंने कहा हाँ, हम लोग देख चुके हैं इसको, बहुत रेयर होता है, लेकिन बाबा लोग इसमें मणि अंदर डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। दिस इज फॉर समवेयर नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, और समवेयर व्हेन यू पेनिट्रेट, सो जो रबिंग होगी तो उससे फीमेल को प्लेजर ज्यादा आएगा। इट्स जस्ट लाइक द स्पाइक्ड कॉन्डम्स। So it was a real spiked condom that this person had. So yes, तावीज़ से टेढ़ापन ठीक नहीं होगा। और टेढ़ापन जो ये आप देखते हो, ये एक परेशानी है। मेडिकली अगर हम इसको बोलें, इसको पायरोनीज डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेनिस में इट्स जस्ट ब्लड फ्लो, और कुछ नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अ फ्लैसिड ऑर्गन। जब ब्लड फ्लो आ जाता है तो पेनिस टाइट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड फ्लो आता है, एंड इट कीप्स योर पेनिस इरेक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब ये टेढ़ापन तब होता है जब फाइब्रोसिस हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। इन ब्लॉकेजेस को ही लोग मार्केटिंग में टेढ़ापन और ऐसापन, पैसापन, ये पतलापन, ये सब कर रहे हैं। बट ये भी बीच में बोलते हैं ना कि नहीं, मास्टरबेशन करते हो तो टेढ़ापन होता, वरना नहीं होता। ये भी एक मार्केट में बात चल रही है। मास्टरबेशन बहुत बार, जब इस तरीके से जो मैंने बताया, 3 बार दिन में कर चुके हैं, 5 बार दिन में कर चुके हैं, 2 बार रोज कर रहे हैं, मतलब रिलीजियसली मास्टरबेशन को फॉलो कर रहे हैं, और ये सब करते हैं कि सर 7 साल से मैं तो रोज दिन में 3 बार करता ही करता हूँ। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास में। ऑब्वियसली इट्स समवेयर वैस्कुलोजेनिक। एक चीज होती है साइकोजेनिक, एक चीज होती है वैस्कुलोजेनिक। तो जो पेनिस के ऊपर आप अपनी वेन्स देखते हो ना, ऊपर ही ऊपर, जो आप अगर यहाँ पे भी वेन देख रहे हो ना, अपने हाथों पे जो मसल के बाद आती है, दैट्स वेन्स। आर्टरीज नीचे होती हैं, तो आर्टरीज को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेन्स जो ऊपर होती हैं वो हाथ के प्रेशर से, दबने की वजह से कभी कभी डिसफंक्शनल हो जाती हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उसको टेढ़ापन कहते हैं। इन टर्म अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज करें, वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो वो चीज को ट्रीट करने के लिए मेडिकली कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय वाइग्रास के। था, अब मैं बोलूंगा, अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी इतने सालों से, 24 सालों से एक टेक्नोलॉजी लेकर आए, इरेक्टी केयर प्रो। सो दिस इज अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, और मेरे फादर ने इसके ऊपर 24 साल शोध किया, और अब ये टेक्नोलॉजी इतनी काबिल है। ये क्या है, मोनोक्रोमैटिक नैनो पार्टिकल्स टेक्निक है ये। तो ये टेक्नोलॉजी जब काम करती है, पेनाइल ऑर्गन मशीन के अंदर जाता है, आप पहले दिन पे आप अपने ब्लॉकेजेस को अपनी आंखों से देख सकते हो। ऑल दोस कैल्सिफिकेशंस विदाउट एनी इंजेक्शंस, विदाउट एनी कट, कोई सुई चीरे बिना आप अपने पेनिस पे देख सकते हो। सो ऐसे तो ट्रीट होता है मेडिकली, हमने उसकी साइंस बैक्ड पेटेंट्स और सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन आई डोंट नो ये एड्स वाले लोग गोली दे के कैल्सिफिकेशन कैसे हटा सकते हैं। फिर तो कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर्स ऑपरेशन ना करें, वो गोली दे दें, सारे ब्लॉकेजेस बाहर। तो लेकिन इट्स ऑल मिथ। आपने जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करी, जी, सही फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद आप ये कहोगे कि यार इस आदमी को तो शायद नशा हो गया ये करने का? और इसके साथ में सॉरी एक सवाल और जोड़ रहा हूँ मैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन इज हेल्दी, बहुत लोग बोलते हैं अनहेल्दी। तो इसमें फैक्ट क्या है और मिथ क्या है? देखिए, फैक्ट और मिथ में ना एक बाल जितना फर्क होता है। आप किसी भी चीज की अति अगर कर रहे हो ना, तो मिथ बन जा रही है। आप बोल रहे हो मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, आई एम सेइंग इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, योर प्लेजर।
आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, बट वीकली अगर आप एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो चलेगा, मंथली एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो चलेगा, लेकिन उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे नहीं, मेरे को मंथ में 4 बार करना ही करना है, डॉक्टर साहब ने बोला है। अगर आप उसको बोलोगे नहीं हफ्ते में मैं 2 बार करके रहूंगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज आप एक मीनिंगलेस अगर लाइफ जी रहे हो ना, तो आपका मास्टरबेशन ही एक सहारा है अपने दिमाग को रिलीव करने का, लेकिन उसके बाद में गिल्ट की फीलिंग भी आती है, सबको आती है। सिमिलरली अगर आप उस चीज़ को एज अ प्लेजर वो कर रहे हो कि ठीक है नाउ आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, गुड म्यूजिक, गुड आई एम एबल टू फील माई सेल्फ, उस समय आप मास्टरबेट करो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नाइस, बट बहुत एक्सेसिव ऑफ मतलब ये तो कहा गया एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो मास्टरबेशन एक्सेस में हमेशा गलत है। पर कोई एक्सेस कितना, मतलब हफ्ते का एक्सेस 2? हफ्ते का 2 बार इज नाइस, फाइन। अगर आप रोज एक दिन में हर दिन कर रहे हो, एक दिन में 2-2 3-3 बार कर रहे हो, इट्स नॉट नाइस, स्टॉप दैट राइट अवे। तो जो हफ्ते का 2 कर रहे हैं मतलब वो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा पता गलत है। लेकिन एक इसके साथ एक और मिथ है या जो मैंने स्कूल के टाइम पर या फिर जब हम कॉलेज वगैरह में थे तब हम बात करते थे, और मैं क्योंकि एक बॉयज हॉस्टल में भी रहा हूँ जी, तो वहां पर भी एक बड़ा कॉमन टॉपिक हुआ करता था, क्या मास्टरबेशन आपका स्ट्रेस रिलीफ हाँ, देता ये है? बहुत होता था। कल एग्जाम है, कल इंटरव्यू है, बुखार है, लोग पता नहीं, लोग हर कारण चीज ढूंढ में रहे हैं। हर चीज में मास्टरबेशन को एक रामबाण बना लिया है। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन आपको प्लेजर देता है, यस, बिकॉज वो आपके उन हार्मोन्स को रिलीज करवाता है जो कि आप एक संभोग वाले हार्मोन्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, वो अच्छा वो है, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स क्या है, कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, वो आपके कोई भी रिलीज कम या ज़्यादा नहीं होते। हम बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, NCBI की स्टडीज़ हैं, पोस्ट मास्टरबेशन आपने कॉर्टिसोल लेवल्स की जांच करी, प्री मास्टरबेशन करी, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं उसमें, लेकिन एक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है आपके दिमाग में, आपको प्लेजर का फील होता है, इन टर्न आपको लगता है कि स्ट्रेस भी चला गया, बिकॉज दैट इज अ डाइवर्जन। सो आप किसी भी चीज, स्ट्रेस को भगाने के लिए आप किसी भी चीज की तरफ डाइवर्ट करोगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लगोगे, वो भी आपका स्ट्रेस हटाएगा, आप एक मल्टीविटामिन ही ले लोगे, वो भी आपका स्ट्रेस हटाएगा। सो मोर ओवर इट्स अ मिथ के स्ट्रेस बस्टर है, बट आपको वीकर साइड पे ज्यादा लेकर जाता है, बिकॉज आपने अपना मेन हार्मोन जो इतने मतलब इट इज अ लास्ट हार्मोन, जैसे दूध के बाद में घी बनता है लास्ट में, घी का कोई बाय प्रोडक्ट हो सकता है क्या? इट्स द एंड। सिमिलरली सप्त धातु होती हैं, तो लास्ट बिल्कुल जो धातु बनती है वो है वीर्य, सीमन, उसको आप बार बार बाहर नहीं निकाल सकते, इट्स द मेन मैस्कुलिन हार्मोन ऑफ योर्स, सो यू शुडंट वेस्ट इट ऑफ। और क्या ये ज़्यादा जो मास्टरबेट कर रहे हैं, जी। क्या जब शादी के बाद क्या ये फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में भी क्या इसका योगदान है? क्या फर्टाइल आदमी, जो फर्टिलिटी है इंसान की, क्या वो भी कम करता है? क्या ये एंड क्या ये रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करता है लोगों के? डेफिनेटली करता है, आपका मेंटल स्टेटस जिस तरफ आपको ले जाता है, आपको प्लेजर ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, देयर वाज वन 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हु कॉल्ड मी, हु टोल्ड सर पूरी, मेरी 2 बच्चे भी हैं, बताया उसने, सर लेकिन पूरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ महीने में 1 से 2 बार अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअली एक्टिव हूँ मैं, लेकिन रोज़ दिस इज़ अ एवरी डे जॉब फॉर मी, मैं वापस आता हूँ, आई गो टू द बाथरूम, आई सीप ऑन, आई मास्टरबेट एवरी डे। मेरी अर्जेस हैं, लेकिन मेरी अर्जेस वहाँ पे पूरी नहीं होती हैं, मास्टरबेशन पे पूरी हो जाती हैं। तो ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इससे फर्टिलिटी लाइफ, रिलेशनशिप्स, इवन डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं इस एक मास्टरबेशन की आदत की पर वजह से। क्या इसमें आदमी को मजा आ रहा है या फिर बीवी मना कर रही है? नहीं सर, इसमें क्या है, साइकोलॉजिकली पेशेंट जब मास्टरबेट बहुत ज़्यादा करता है, जैसे मैंने बताया, आप पेनिस को हाथ से पकड़ते हो, आप कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में लूज पेनिस के साथ भी डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हो, आप हर तरीके से पेनिस को टॉर्चर करते हो, क्योंकि अब वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस बस्टर आपके लिए बन पाया कि जब निकलेगा तभी स्ट्रेस आएगा, हटेगा। तो मोर ओवर ये क्या है, सामने वाला फीमेल के साथ में फेलियर्स का सामना करने लगता है, इरेक्ट नहीं होता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है कि सर मैं इरेक्ट हुआ, होने के बाद में मैं जैसे ही पेनिट्रेट करता हूँ 2 टाइम्स 5 टाइम्स एंड आई विल गेट डिस्चार्ज्ड। तो उस
एंजाइटी, उस शर्मिंदगी से बेहतर है मैं मास्टरबेट ही कर लूं. सो इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग गोइंग ऑन. एक डिस्फंक्शन वो कर चुका है, अब उस डिस्फंक्शन से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो रोज मास्टरबेट कर रहा है. सो इन टर्न डाइवोर्स होकर ही रहेगा. कहीं पे भी कैसे इरेक्टाइल होगा. डिस्फंक्शन भी मास्टरबेशन से जुड़ा हुआ है. डेफिनेटली जुड़ा हुआ है. जैसा कि मैंने बताया कि वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, व्हेन यू ट्राई टू हैम्पर योर वेन्स. कभी भी आप इस हाथ को ना रोज मोड़ोगे अगर, और 1 साल तक एवरी डे आप इसको मैक्सिमम फुल पावर पे मोड़ो, आपके एक कांस्टेंट दर्द बैठ जाएगा आपके शोल्डर में. जनरल सी चीज़ है. आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पुश करोगे, सिमिलरली पेनिस के साथ है. तो पेनिस को अगर आप रोज इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, रोज अगर ऐसा कर रहे हो, तो आपके लिए वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या, वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बनता है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस, जहाँ पे समय से पहले पेनिस में ब्लड सप्लाई होती तो है, लेकिन समय से पहले ड्रेन ऑफ हो जाती है. जैसे बचपन में जो आधा घंटे तक इरेक्शंस रहते थे, वो अब 30 साल पे नहीं रह रहे. सर आते हैं और 10 सेकंड रुकते हैं, आई गेट डाउन. सो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ना पेशेंट, और 95% पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर सस्टेन नहीं होता. सर अगर रिटेंशन पावर हो जाए तो मैं तो सब कर सकता हूँ. मैं आज भी, मेरे को मॉर्निंग वुड आता है, मेरे को मॉर्निंग बोनर्स आते हैं. सो ये लोगों की बचपन की गलतकारियाँ हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन अब उसके ऊपर रो नहीं सकते. अब उठना पड़ेगा और जलवा दिखाना पड़ेगा. जैसे वो गाना है ना, उठ ज़रा जलवा दिखा अपना. तो सही में बेताब है दुनिया आपकी एक वो पावर देखने के लिए. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अपनी रूट कॉज पे जाओ. रोना नहीं है उस चीज़ की वजह से. मास्टरबेशन सबसे पहले बंद कर दो. हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाओ. अपनी स्लीप साइकिल्स सुधार लो. और अगर आपने अपने आप का चार्ज ले लिया कि सर मैं कहीं ना कहीं से टारगेट लिया है कि मैं डायग्नोस कराऊंगा, मैं ट्रीट होके देखूंगा, मिथ में मत पड़ो, गिमिक्स में मत पड़ो. समझो, डॉक्टर से सवाल करो. अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बेटर एंड पे ले जा रहे हो अपने लाइफ को, और एक मोर मीनिंगफुल लाइफ पे ले जा रहे हो. डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट क्या है फिर इस चीज़ का? वैस्कुलोजेनिक ईडीज बहुत बार ब्लॉकेजेस डिपेंडेंट ही होते हैं, और मास्टरबेशन के जो एंड रिजल्ट होते हैं वही वैस्कुलोजेनिक है. आर्टरीज बहुत बार इस चीज़ से मतलब जो सप्लाई करता है वो बहुत बार हिंडर नहीं होती हैं. ऐसा डॉपलर्स में, स्टडीज़ में भी देखा है. तो आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें. 3 चीज़ें आप कर सकते हो. स्लीप साइकिल, सबसे पहले आप अगर यू आर हिटिंग द बेड एट 9 इन द इवनिंग, आप अगर 7 बजे तक खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी को ऑप्टिमम टाइम मिल रहा है हील करने का. आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं बॉडी खुद ब खुद हील करती है. देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एंजियोजेनेसिस, नई नसें बनने की प्रक्रिया शरीर में. वो आपके हार्ट में भी होगी. वो आप कहीं पे कट जाता है ना, तो आप देखते हो कि यार मेरा हील हो गया. तो दैट इज एंजियोजेनेसिस गोइंग ऑन. अगर वो कट बॉडी हैंडल कर सकती है तो वाई नॉट आपके पेनिस के ब्लॉकेजेस. कुछ प्रोटोकॉल्स हमने डिज़ाइन कर रखे हैं. मोर ओवर जनरल प्रोटोकॉल्स भी हैं वो. तो कुछ एप्लीकेशंस हम लोग वो कराते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स को पेनिट्रेट कर देते हैं स्किन पे. तो दैट वर्क्स एज अ स्टेंट. जैसे कार्डियोलॉजी विभाग में लोग स्टेंट डाल देते हैं. तो इतनी नसें, बहुत बाल जितनी पतली नसें हैं. तो छोटी छोटी एक प्रोटोकॉल्स अगर हम बोलें, अगर उनको ही आप कर लें, अपने स्लीप साइकिल को डायरेक्ट कर लें, और डाइटरी चेंजेस कर दें. अपने खाने में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है शरीर में. नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तभी पेनिस फूलेगा, फूलेगा तभी ब्लड फ्लो आएगा. तो अल्टीमेटली हमें पेनिस में ब्लड फ्लो लाने के लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पे लौंग का पानी और लौंग का तेल और ये सब, डोंट गो देयर. आपकी बॉडी के हिसाब से डॉक्टर बताएगा आपकी कौन सी लौंग आपके लिए ठीक है. डॉक्टर आपको बताएगा कौन सी आपकी टाडालाफिल चलेगी कि सिल्देनाफिल चलेगी. तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के ऊपर थोड़ा छोड़ें. ट्रस्ट करें. जो भी पर्सन अच्छा लगता है, जो भी डॉक्टर अच्छा लगता है, ट्रस्ट करें. उसको डिसाइड करने दें क्या चाहिए. वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ चलेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा तो जानते ही हैं. तो और अपने डाइटरी चेंजेस में 50% अपने, मतलब आंख बंद करके, ये तो मैं कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं है, 50% अपने खाने को रॉ कर दें. रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, जो भी खा रहे हो. आधा पेट भरेगा फैंसी चीज़ों से, दाल रोटी स्पेगेटी पास्ता एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू ईट. इट हैज़ टू बी टाइम डिपेंडेंट कि 12 घंटे में के अंदर ही खाओ. और दूसरा 50% रॉ से चेंज कर दो कि सैलेड की प्लेट बगल में चाहिए ही चाहिए. एंड विद इन 2-3 months यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ. तो लॉन्ग करने के चक्कर में, लॉन्ग के चक्कर में ना पड़े. लेकिन ये लॉन्ग एंड शॉर्ट से एक और मिथ याद आया कि बहुत से लोग कहते थे भाई स्कूल कॉलेज वाले टाइम पे कि मास्टरबेशन करोगे तो ज्यादा लॉन्ग होगा, एज इन के साइज जो है आपका मास्टरबेशन पे डिपेंडेंट है. क्या इससे होता है क्या कुछ ऐसा? मास्टरबेशन इज अ स्टेरॉइड टू योर पेनिस. आप स्टेरॉइड कभी भी लेते हो ना, आप फीवर में भी स्टेरॉइड अगर इंजेक्शंस ले लो ना, आप एकदम से विद इन 12 घंटे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. 7 दिन नहीं लगेंगे. सिमिलरली
पेनिस में ब्लड फ्लो अकस्टम करता है। मास्टरबेट करते हो तो आपको दिखता है कि अच्छा उस दिन मैंने मास्टरबेट किया था तो इतना था, आज मैंने मास्टरबेट किया तो मेरे को और ज़्यादा प्लेजर आ रहा है और ब्लड फ्लो है और बड़ा दिख रहा है मेरे को। लेकिन इन टर्न वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर के बाद में फूटने वाला है। तो अल्टीमेटली जब ब्लॉकेजेस आने वाले होते हैं ना तो पेनिस की वेन्स अपने मैक्सिमम प्रेशर पे जाती हैं, उसके बाद फिर श्रिंक होना शुरू होती हैं। तो जिस समय जो बड़ा दिख रहा है ना वहाँ तक की नॉलेज ठीक, इसके बाद जो होने वाला है दैट्स व्हेन वी कम इनटू रोल। ओके डॉक्टर साहब, अर्जेस की हमने बात जी। करी, तो अभी हमने शुरुआत में बात करी कि बच्चों के अंदर ये जो अर्ज है वो 10 Right. साल से 12 साल से वो शुरू हो जाती है। राइट। क्या सीनियर सिटीजन्स में भी ये अर्ज दिखाई देती है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई बार पेरेंट्स को भी पकड़ा जाता है पॉर्न देखते हुए, और मैं Right. पॉर्न के टॉपिक पर अलग से आऊँगा, लेकिन क्या ये जिस तरीके से एज बढ़ रही है, क्या ये तब भी ये आग कब तक रहती है, ये अर्ज? सर देखिए, इसमें ना मेरे अगर डेटा वाइज मैं बात करूं, मेरी खुद की ओपीडी में अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा। व्हाट इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड आई डोंट नो, मैं अपनी क्लिनिक की बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस। 60% पेशेंट 40 ईयर्स से 65-70 ईयर्स तक हैं मेरे यहाँ, 60% पेशेंट। तो आप ये समझिए पीक सेक्स लाइफ जो होती है ना वो 40 to 50 के बीच में होती है। आप हम स्टूडियो में बैठे हुए हर लोग, सब लोग 30-40 के अंदर ही होंगे, लेकिन जो 40 to 50 ईयर्स वाली सेक्स लाइफ है ना वो पीक पे होती है और बेस्ट सेक्स लाइफ होती है। और आप हमसे ज़्यादा सेक्स लोग कर रहे हैं उस एज ग्रुप में, क्योंकि एक स्टैचर पे आप पहुंच चुके होते हो, एक मेंटल सेटअप होता है, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग 40 साल तक एंड यू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू। इफ कॉटन कपड़ा वर्क्स फॉर यू, इफ पॉलिएस्टर वर्क्स फॉर यू, हाउ एवर यू आर। लेकिन अपनी चॉइसेस खाने को लेकर भी बना चुके हो, पहनने को लेकर भी बना चुके हो, घूमने को लेकर भी बना चुके हो, सेक्स को लेकर भी आप अपनी कंफर्टेबल स्टेट में चॉइसेस बना चुके हो। तो वहाँ से कोई टारगेट्स नहीं रह जाते, कोई पैसा कमाने की होड़ नहीं रह जाती, बट एक सेक्स लाइफ अपनी बॉडी का सिंक हस्बैंड एंड वाइफ का सबसे ज़्यादा होता है। सो बहुत अच्छा सेक्स करते हैं। तो 40-50 के लोग, जो लोग डिस्फंक्शंस में हैं, अगर वो ऐसा फील करते हैं अब तो उम्र हो गई डॉक्टर साहब, 45 साल पे लोग आके बोलते हैं सर वैसे तो मेरी एज हो गई है बट स्टिल आई वांट समथिंग पावर इन मी। तो मैं बोलता हूँ सर एज नहीं हुई है, 65 ईयर्स के भी मेरे पेशेंट हैं, ही इज़ गेटिंग मैरिड, trying to get another baby. So it's about your zeal. It's about how you want yourself to grow in life. 50 साल पे भी लोग ग्रो करते हैं, so why not you? मैं पॉर्न के रोल पर भी आना चाहूँगा जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर, क्योंकि पॉर्न के बारे में एक मेरे पास डेटा है कि दुनिया भर की ये जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं जी। उस पर 30 से 70% तक का जो ट्रैफिक है राइट। वो इंडिया से आता है। जी। और अगर हम पॉर्न कंजम्पशन की बात करें तो जो मेन का जो एवरेज टाइम स्पेंड ऑन अ वेबसाइट, ऑन अ पॉर्न वेबसाइट है वो लगभग 8 मिनट है, और विमेन का 8.5 मिनट है। यानी कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये बताती हैं कि अगर पॉर्न वेबसाइट्स पर आदमियों से ज़्यादा टाइम स्पेंड औरतें कर रही हैं, क्या ये पॉर्न भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मास्टरबेशन के लिए? और क्या ये पॉर्न एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है ये सेक्स रिलेटेड परेशानियों के लिए? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स अबाउट चॉइस। बहुत लोग, सबने पॉर्न देखा है बचपन में, कुछ लोग अडिक्ट हो जाते हैं बिकॉज डाइवर्जन नहीं होता है, कुछ लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। पॉर्न इज जस्ट अ सेकेंडरी थिंग फॉर देम कि हाँ भाई आज समय मिल गया है तो आज देख लेते हैं, या सॉफ्ट पॉर्न देख लेते हैं, या कुछ भी देख लेते हैं। आजकल सॉफ्ट पॉर्न तो यू स्वाइप इन एंड यू हैव दिस चीज़ें आजकल ऑनलाइन। सो ऑल टुगेदर पॉर्न वेबसाइट्स एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन ये चॉइस भी है। आप अगर बचपन से इसका एक्सेस बच्चों को दे रहे हो तो वो एडिक्शन ही बनेगा, वो कोई बहुत ल्यूक्रेटिव या प्रोडक्टिव एंड पे नहीं आने वाला। सो इसका फिल्टर लगाना पड़ेगा बच्चों के लिए। 18 साल से नीचे नहीं बोलूँगा मैं, 15 साल से नीचे बोल देता हूँ। आजकल 15 साल के बच्चे आर एज इक्वली स्टैंडिंग विद द बियर्ड एज वी आर। True. हमारे टाइम पे नहीं था, इतनी जल्दी प्यूबर्टी हिट नहीं करी थी, लेकिन अब जिस तरीके से प्यूबर्टी हिट कर रही है, हम 15 साल तक बोलें, बच्चों को एक फ़िल्टर देना पड़ेगा, फ़ोन्स में फ़िल्टर देना पड़ेगा। जैसा कि बहुत सारी कंट्रीज़, चाइना है, जापान है, दीज पीपल हैव द फिल्टर्स। वो क्या कंटेंट कौन कंज्यूम करेगा, दीज पीपल डायरेक्ट इट। बट हम लोग क्या हैं, एक शोध करने वाली कंट्री हैं, कुछ भी शोध करना है डाल दो। तो इंटरनेट तो दे दिया, फिल्टर नहीं दिया, तो जनरेशन्स ख़राब हो रही हैं। इसको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूं तो
फिल्टर जब तक नहीं आ रहा है, स्कूल्स में एजुकेट करना स्टार्ट कर दो, और एजुकेट भी किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ में। आप अगर बोलोगे मास्टरबेशन गलत है बेटा, आज से मत करना, व्हाट डू यू थिंक बच्चा जाके मानेगा इसको? नहीं, आपको कनेक्ट करवाना पड़ेगा कि भाई दिस इज द नेचुरल पावर, दिस इज द थिंग्स, टीच देम लॉजिक। अगर आप लॉजिक उसको वो करते हो तो टीच देम अबाउट योनी। योनी क्या है? वजाइना को बहुत खूबसूरत शब्द है योनी। आप उसको वजाइना, ओ माय गॉड वजाइना, ही इज टॉकिंग अबाउट वजाइना, बट एक छोटा सा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको इतना बड़ा हवा बना दिया है कि आपको क्या लगता है कोई भी मैन मैस्कुलिनिटी के बाद में क्या क्या नहीं कर लेता है। यू गाइज आर कॉन्करिंग द सोशल मीडिया, यू गाइज आर कॉन्करिंग पॉडकास्ट, जी इतना अच्छा काम कर रहा है, सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये सब लोग चला रहे हैं ना, तो वाई कांट एक वो सिंपल सा सेक्सुअल ऑर्गन नहीं चला सकते? तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्करिंग इट। नॉलेज होगी तो कॉन्कर करेंगे ना, पता होगा कि जी स्पॉट किधर है, पता होगा क्लिटोरिस किधर है, पता होगा राइट वे क्या है। इट्स नॉट दैट कि ये दिस इज नॉट द राइट वे। ऐसा नहीं है कि पॉर्न में जैसा ये रफ सेक्स चल रहा है ऐसा रियल लाइफ में नहीं चलता है। इट्स अबाउट कि रियल लाइफ में क्या होता है। जब आपको पता होगा तो रेफरेंस पॉइंट होगा। पॉर्न टू रियल लाइफ रेफरेंस पॉइंट है। क्या शिव भगवान तो पीछे नहीं पड़े रहते थे ना इस चीज के, लेकिन फिर भी शिवलिंग को हम लोग पूछते हैं जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हर चीज का रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हम लोग अपनी रूट्स पे जाएंगे, पढ़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, लॉजिक मिलेगा। हम अगर अर्जुन की तरफ जाएंगे और एक टारगेट्स की तरफ जाएंगे, उन सब चीज़ों को अगर हम अपने दिमाग में इनकलकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आदमी को अपनी ये हॉर्मोन्स बचाने की एक प्रेरणा मिलेगी। अभी कोई प्रेरणा स्तोत्र नहीं है सर, अभी सिर्फ मज़े लो। वो अभी एक मेरे को बोलता है बहुत बहुत डिप्रेस था, रोज़ मास्टरबेट करता था, रोज़ अभी नाइटफॉल हो रहा है उसको कहता था, और वो इतना डिप्रेस था कि बड़बड़ा रहा था अपने उसमें। तो मेरे को बोलता है ऐसा ऐसा नीचे करके बोलता है कि मौज लो, रोज़ लो, नहीं मिले तो खोज लो। एंड ही केप्ट ऑन, वो किसी ने बताया होगा उसको, वो दिमाग में आ गया, रोज़ मास्टरबेट करता था इसी एक टर्मिनोलॉजी के पीछे। बात बहुत अच्छी है देखा जाए तो। राइट सर, मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन बोल रहे हो बेटा तुम तो, लेकिन वही बात है कि वो बेचारा बिल्कुल पतला सा हो गया है, बहुत सारे हार्मोन्स लूज हो गए हैं, तो रहेगा क्या उसके शरीर में। बच्चों को नाइटफॉल्स हो रहे हैं। अब नाइटफॉल होने के बाद में रोज़ होता है उसको, कहता है सर मेरे को 15 दिन में 14 दिन नाइटफॉल होता है, मेरे को 30 दिन में 20 दिन तो होगा ही होगा नाइटफॉल सर, और ये मेरे को 3 साल से चला आ रहा है। मैं किससे बोलूँ, मैं क्या करूँ? और उसके बाद मैं चेक करने के लिए मास्टरबेट करता हूँ रोज़ कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। सो दिस इज अ चेन रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। अब बेचारे को बताओ तो मास्टरबेशन क्या है, बेचारे को बताओ तो नाइटफॉल क्या है, कि बेटा 3 बार से ज़्यादा अगर हफ्ते में नाइटफॉल हो रहा है, गो सी अ डॉक्टर, समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन डॉक्टर बोलेंगे भाई क्या, और ये सब हंसी के पात्र बन जाएंगे, कौन अपने फैमिली में डिस्कस करेगा इस चीज़ को। सो जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए फीमेल की, कहीं ब्लीडिंग हो गई, कहीं एबनॉर्मल मेंसेस हैं, कुछ भी है, पीसीओडी है, सब लोग बात करते हैं, और यार मेरी वाइफ को पीसीओडी हो गया है, सब बात करते हैं। कोई फीमेल ऐसी है जो बोलती है यार मेरे हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया? नो, दिस इज अ बैरियर दैट द सोसाइटी हैज मेड, एंड यू नीड टू कॉन्कर दीज वजाइना, द योनी, द पीनस, द लिंग। योनी और लिंग को कॉन्कर करना जरूरी है, दैट्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ। सर इसमें अब फीमेल सेक्सुअलिटी पे भी आ गए हैं, तो एक सोसाइटी ने बैरियर ये भी बना रखा है कि लड़कों का अगर पता चल जाता है कि ये मास्टरबेट करते हैं, इट इज़ फाइन ना, ठीक है लड़के हैं करते हैं, 2 थप्पड़ मारेंगे ठीक हो जाएंगे, ये सोसाइटी ने बना रखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब फीमेल मास्टरबेशन के बारे में कोई भी बात आ जाती है तो फिर लगता है कि नहीं शादी करा दो इसकी, अब इसको घर में रखने लायक नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर लेगी, एक ये भी सोच है। तो ये फीमेल मास्टरबेशन के ऊपर मतलब आप क्या इसमें कहोगे कि कितना हेल्दी है, कितना नहीं है, और इसको नॉर्मलाइज कैसे करें, या क्या करना चाहिए या नहीं? बहुत बार फीमेल्स अपनी सेक्सुअलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए मास्टरबेट करती हैं। बहुत बार क्या, बहुत ज़्यादा करती हैं। हम लोग एक हॉस्टल में रहे हैं, पूरा मेडिकल MBBS वाले टाइम पे एक हॉस्टल में रहे, तो हम लोग सब डिस्कस करते थे, बीट मेल बीट फीमेल, हम लोग के लिए कुछ भी अब डिफरेंस नहीं रह गया था, क्योंकि रोज़ फर्स्ट ईयर में ही एक कैडेवर था हमारे पास, एक डेड बॉडी थी, एंड शी वॉज अ फीमेल। हम 15 बच्चे थे शायद, हाँ 15 बच्चे थे, एक बॉडी मिलती थी 15 बच्चों को। सो सेक्सुअलिटी तो वहाँ से ख़त्म ही हो गई। क्या होता है पीनस, क्या होता है वो, एक डेड था, उसका पीनस बिल्कुल इरेक्ट था,
एंड ही वॉज अ डेड मैन. मतलब करीब 12-15 बॉडीज़ थी हमारे पास हमारे कॉलेज में, हमारे DH में, डिसेक्शन हॉल में. तो ये सब चीज़ें रोज़ देखनी थी, रोज़ उसके ऊपर से चद्दर हटाना था, रोज़ उसके ऊपर कट्स लगाने थे. तो ये चीज़ हम लोग के बीच में तो ख़त्म हो गई. तो हमने बहुत बार बात करी है, बहुत लोगों के बारे में सुना है. एवरीबडी इज़ मास्टरबेटिंग. ऐसा नहीं है कि मास्टरबेट नहीं करें. एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील देयर सेक्सुअलिटी, एवरीबडी वॉन्ट्स दैट प्लेजर. किसी किसी को क्लिटोरिस रब करके आ जाता है, किसी किसी को कोई चीज़ पेनिट्रेट करनी पड़ती है. बीट मार्कर्स, बीट दीज सब्जियां, बीट एनीथिंग, बहुत चीज़ें बहुत लोग यूज़ करते हैं. लेकिन अब इस चीज़ में बहुत बार इंजरीज हो जाती हैं. वहाँ से पता लग जाता है कि भाई कुछ ब्लीडिंग हुई है, डॉक्टर ने बताया कि हाँ मैंने ये इंसर्ट किया था. तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए सर. ऐसा नहीं है हर लड़की के पास में एक्सेस है एक बॉयफ्रेंड का. कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बहुत लोगों को नहीं ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और इसमें कुछ भी खराबी नहीं है. देर इज़ नथिंग दैट अ फीमेल डिस्चार्जेस. और मोर ओवर जब वो एक पेनिट्रेटिव और एक इमोशनल सिंक के सेक्स के साथ आती है तो शी फील्स अ बेटर पार्ट ऑफ इट कि हाँ भाई वो चीज़ नहीं है. इसीलिए फीमेल्स में मास्टरबेशन बहुत वर्कआउट नहीं करता है. दे नीड मोर. दे नीड, मतलब आप किसिंग से स्टार्ट करते हो, आप नेक पे आते हो. सो इसमें फ्रेगरेंसेस का भी बहुत रोल होता है. अगर आप एक मेल सेक्सुअलिटी और फीमेल सेक्सुअलिटी को वो करते हो, सिंक वाला, वो एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर. लेकिन ये जो एक सिंक वाला सेक्स है ना, वो सबसे अच्छा है रादर देन, मतलब सिर्फ उस किसिंग और उस पेक से ही, सिर्फ उन लव बाइट्स का भी अपने आप में एक पीछे साइंस है पूरा का पूरा. ऐसा नहीं है कि लव बाइट्स किसी और ने बनाया है. हमारे कामा सूत्र में लिखा हुआ है 8 टाइप की लव बाइट्स होती थी. लोग इससे कम्युनिकेट करते थे कि इफ आई हैव लेफ्ट दैट मार्क ऑन यू, दैट्स द नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू मीट. सो ऑल दीज काइंड ऑफ साइंस इज देयर. बट हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करने की बजाय ना क्या कहेंगे उसमें ले गए. हमें पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी है कि पढ़ो. अपने पहले तो ये जो ब्रिटिश वाली सारी चीज़ें हैं ना, ये पढ़ो ठीक है. साइन थीटा, कॉस थीटा सब पढ़ो, कभी काम नहीं आने वाला. लेकिन हाँ, एक बार अगर आप कामा सूत्र भी अगर पढ़ रहे हो ना, अगर उसकी चीज़ें पढ़ रहे हो, बहुत सारे आप ओशो पढ़ रहे हो, या आप कोई भी पढ़ रहे हो, कुछ भी अच्छा जो हमारे ओरिजिन है, कोई पुराण पढ़ रहे हो, आप शिव के बारे में पढ़ रहे हो, महावीर के बारे में पढ़ रहे हो, एवरीथिंग विल गिव यू समथिंग एंड दिस विल गिव यू अ डायरेक्शन. ये एजुकेशन सिस्टम डायरेक्शन नहीं देता आपको. 12th में आके भी आप वहीं खड़े होते हो, मैं क्या करूँ अब. जबकि उनके यहाँ आप जाओ 10th से बैठा देते हैं. अगर आपको डॉक्टर बनना है, 8th में बच्चा डॉक्टर बनना है, तो वहाँ क्लिनिक में अंदर बैठा हुआ है डॉक्टर की, उसको बैठना पड़ेगा, उसको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब जाके उसको एडमिशन मिलेगा मेडिकल में. दिस इज द डायरेक्शन दैट ब्रिटिश सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन इज गिविंग टू देयर चिल्ड्रन. एंड व्हाट आर वी डूइंग? ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट सिस्टम हमारे पास दे दिया. हम 20 साल वैसे भी पीछे हैं. सारी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं, तो बच्चे हमारे ऑब्सोलीट नहीं हो. उसको सिर्फ स्कूल में डालना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ाना. और रियल पढ़ाई माँ बाप ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता. तो ऐसे में माँ बाप की काउंसलिंग भी आप करते हो या करनी चाहिए? यस, बहुत ज़रूरी है. माँ बाप जो नहीं फील कर पा रहे हैं, दीज पीपल नीड काउंसलिंग. उनको डायरेक्शन, माँ बाप को भी तो डायरेक्शन चाहिए. वो भी बेचारे डायरेक्शन लेस थे, क्योंकि उनकी जनरेशन में उनको नहीं मिला होगा. उनको नहीं मिला. तो वो क्या है, वही हो गया ना, डायबिटिक कैपिटल एक ऑफ इंडिया हम लोग बन गए हैं. डायबिटिक कैपिटल इंडिया बन गया है. अगर किस लिए बना है, तो हमारी जनरेशन्स में ही खोखलापन डाल दिया वो हरित क्रांति, ग्लूटेन बढ़ा दिया ऑलरेडी. अब तो हमारे जनरेशनल डायबिटिक हो गए हैं. अच्छा, मैं तो पूछता ही हूँ, फादर डायबिटिक हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हारी हिस्ट्री है तो तुम्हें होगा ही होगा. मतलब एक हम लोग दिमाग में लेके चलते हैं कि वो मेडिसिन ना दें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाती हैं. तो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं. तो सिमिलरली अब यही हो रहा है. तो पेरेंट्स नीड काउंसलिंग. पेरेंट्स अच्छे कोचेस को डायरेक्ट करें, डॉक्टर्स को डायरेक्ट करें, बताएं, पूछें. इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जान जाएं. किताबें उठा लो, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है. पढ़ना सीख जाओ, किताबें उठा लो, अपने आप आपको डायरेक्शंस मिलेंगे. बिल्कुल. तो टीचर्स को भी आई थिंक सबको बहुत ज़रूरी है. तो किताबें उठानी बहुत ज़रूरी है. और अगर किताब उठाने में अगर आप अभी भी हिचकिचा रहे हो, तो आप ये पॉडकास्ट की जो सीरीज़ है ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर संकल्प जैन लगातार आकर आपके सवालों के भी जवाब देंगे. डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट को एड करने से पहले जी, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई टिप्स हैं क्या बेटर सेक्सुअल हेल्थ के लिए, या फिर इस मास्टरबेशन की ये अगर किसी को लत लग गई है जी, उस लत को कम करने के लिए? अच्छी दिनचर्या एक बेस होता है हर चीज़ का. आपको अपने, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ क्यूबिकल, यू हैव टू लेट योर स्किन ब्रीथ.
आप जितने कपड़े चढ़ाते जाते हो, आप अगर रात में भी पॉलिस्टर पहन के सो रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग इट ब्रीथ. दीज स्किन हैज सेल्स देख सकते हैं, सेल्स कैन फील. आप यहाँ पे अगर चिकोटी भी काटोगे ना, आपको दर्द होगा. अब इतना अगर फीलिंग है इनमें, तो ये जितना भी ढका हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा सनलाइट में निकालना पड़ेगा. लेट दीज पीपल सी, लेट दीज पीपल डिसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. और उसके साथ साथ आप अगर मतलब इसको ब्रीथ करने देते हो, स्किन को अपने पावर देते हो ना, इस चीज़ के सेल्स को अपने पावर देते हो ना, वहाँ से आपका दिन शुरू होना चाहिए. अगर आप ऐसी चीज़ सन में निकल रहे हो, लेटिंग योर स्किन ब्रीथ, अगर आप 4 बजे तक अपना सब कुछ कर आके 4-5 बजे तक अगर वाइंड अप करके, इफ़ यू आर ईटिंग गुड टिल 7, इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली टाइम, एंड इफ़ यू आर हिटिंग बेड बाय 9, अगर आपकी वो पूरी की पूरी सर्किल है, और अगर आप 5 बजे फिर से एक फ्रेश उठ रहे हो, आपके टेस्टोस्टेरॉन्स कभी भी डाउन नहीं होंगे. ये फॉर श्योर है, प्रूवन तरीका है. आप अपनी डाइट्स को अगर कंट्रोल रख रहे हो, टाइम डिपेंडेंट रख रहे हो, हम 12 घंटे में दिन को बांट देते हैं कि भाई 12 घंटे कुछ भी शरीर में डालो, 12 घंटे शरीर में कुछ भी खाने का नहीं जाना चाहिए. तो 7 to 7, जैसे ठंडे आ गई हैं तो 7 to 7 का रेशियो बना लिया, गर्मियाँ हैं तो 6 to 6 बना लिया कि मैं 6 बजे तक मेन चीज़ अपने कर लूँगा. और उसके बाद आपका बॉडी को लेट योर बॉडी प्ले इट्स रोल. आप अपनी बॉडी को समय नहीं दे रहे हो. आप ना एक्सरसाइज करोगे, और करोगे भी तो जिम में जाके करोगे, वही एसी, वही दूसरे की कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अल्टीमेटली और वही ट्रेडमिल. आपके नी जॉइंट्स जाएंगे ही जाएंगे ट्रेडमिल पे. मोमेंटम नहीं है बॉडी का, बॉडी मूव नहीं कर रही है, और ब्रेन इज नॉट मूविंग, सामने चल रही है स्क्रीन. तो अल्टीमेटली आप उसी विशियस सर्किल में हो. गो टू अ पार्क मैन, गो एंड हैव दिस ऑक्सीजन. ठीक है, बाहर बहुत पोल्यूशन है, वो जहर भी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड और एसी से, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का भी एक पार्ट होता है एसी में. तो ठंडा कैसे हो रहा है? तो जब आप गैसेस सूंघ सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ सकते हो, पसीना सूंघ सकते हो, उस सर्कल में ही रह सकते हो, व्हाई कांट यू हिट द ग्राउंड? बाहर ही निकल जाओ, रोड पे ही जाके बैठ जाओ. बाहर के लोग सबसे पहले बाहर निकल के चबूतरे पे बैठ जाते थे, आपने देखा था. दैट वाज ऑल साइंटिफिक थिंग गोइंग ऑन. योर ब्रेन हैज सीन एवरीथिंग. कौन सी गाय क्या कर रही है, कौन सा कुत्ता क्या कर रहा है, कौन सा पड़ोसी क्या कर रहा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट. नाउ वी डोंट नो. हम एक बंद कमरे में हैं, हम सिर्फ अपने जॉब पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एंड देन खर्चा किस पे कर रहे हैं? डिप्रेशन पे, कोचेस पे, जिम वाले पे, पर्सनल ट्रेनर पे. इस चीज़ के लिए नहीं कमा रहे हो आप, ट्रस्ट में. आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी बॉडी को डिसाइड करना पड़ेगा. लेट योर बॉडी बी इट्स किंग, यू डोंट ट्राई टू कॉन्कर इट. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इस चीज़ के ऊपर इतना इंसाइटफुल एक्सप्लेनेशन देने का. आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. साथ ही साथ कमेंट्स में आप अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल जो भी है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं. और अगर शर्म भी आ रही हो तो फेक आईडी बना के फिर सवाल लिख देना, कहीं पहचाने ना जाओ. हम मतलब किसी दोस्त को भी एट्रीब्यूट कर सकते हैं. सही बात है, किसी भी दोस्त को एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उसने ये सवाल पूछा है. पर आप अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. आप देख रहे हैं स्विच.